नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रदेशवासियों का बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना अपडेट जल्दी से आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर कल यानी कि गुरुवार को कोरोना के 423 नए मामले आए। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और देहरादून से सबसे ज्यादा कल नंबर आए। कोरोना के संक्रमित 150 कोरोना संक्रमित देहरादून से कल सामने आए। वहीं आपको बताएं कि नैनीताल से भी 62 केसेस आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड में अब तक 814 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई है, लेकिन अब लगातार 500 के अंदर आते हुए कोरोना संक्रमित मरीज हर दिन। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एसएसबी के 27 जवान कोरोना संक्रमित। सभी जवान रानीखेत के गनियाद योली कैंप के जवान हैं और जिले में 100 से ज्यादा एक्टिव केसेस आ चुके हैं सामने। सत्ताईस जवान एसएसबी के 27 जवान कोरोना से पॉजिटिव और कल 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई है। प्रदेश में 400 के पार एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीज कल निकलकर सामने आए। अब आपको बताएंगे देहरादून से खबर, जहां पर क्वारंटीन सेंटरों की बदहालत की हम बात करेंगे। हालत बेहद खराब है, जिसका मामला जिला निगरानी समितियों ने कोर्ट को जानकारी दी है। सरकार पूर्व के आदेशों सुझावों पर नहीं कर रही है अमल। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। पहाड़ों में कोरोना के लिए मोबाइल टेस्टिंग की भी नहीं है व्यवस्था। अब आपको बताएंगे कोर्ट के सरकार को निर्देश, 21 अक्टूबर तक फाइल करें रिपोर्ट। तो नैनीताल से हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली का जो मामला है, इस पर हाई कोर्ट को जानकारी दी। जिला निगरानी समिति ने हाई कोर्ट को दी है इस पर जानकारी। तो क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली को लेकर ये आपको खबर बता रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर हाईकोर्ट में जानकारी दी गई है। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, आपसे एक ओवरऑल अपडेट ले लेंगे। एक तो कल में जो 18 लोगों की जान गई है, बहुत चिंता की बात है। हालांकि ये राहत की बात कही जा सकती है कि अब हम बीते कुछ दिनों से लगातार आए दिन 500 के अंदर ही कोरोना संक्रमित पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भी हर दिन बढ़ रहा है। 12, 14 और अब कल 18। बिल्कुल कंचन, ये आंकड़ा 20 तक भी परसों पहुंचा था। हमने देखा था कि एक दिन में 20 डेथ हुई थी कोरोना के चलते। उत्तराखंड में 56,000 के पार कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच गई है, लेकिन जो सैंपलिंग है वो सैंपलिंग अभी भी 11,000 के पार नहीं जा पा रही है। हम उसे 12,000 तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सैंपलिंग थोड़ा धीमी है। पूर्व में उत्तराखंड में जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनकी बदहाली को लेकर खबरें आपने सुनी होंगी। कहीं बच्ची को सांप ने डस दिया, तो कहीं आपने देखा कि पूरे क्वारंटीन परिसर में कहीं साफ सफाई नहीं थी। तो इसको लेकर 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी थी और हाईकोर्ट ने इसको गंभीरता से इसका संज्ञान लिया था और उस पर हाईकोर्ट ने तमाम जिलों में 13 के 13 जिलों में जिला निगरानी समितियां गठित की थी। ये डीएम के निर्देशन में गठित हुई थी, जिसमें जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिला विधिक प्राधिकरण जो है उसके सचिव शामिल थे। और इन कमेटियों को क्वारंटीन सेंटरों की निगरानी करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करनी थी कि जो याचिका में कहा गया है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पर ठीक से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ठीक से मैनेजमेंट नहीं है। तो इन कमेटियों ने पूरा निरीक्षण किया, तमाम हालातों पर जायजा लिया और फिर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन कमेटियों ने जो संस्तुति की थी, कमेटियों ने कहा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जाए, लोग मास्क पहने, इसको देखा जाए। लेकिन देखने में आया कि ना सोशल डिस्टेंसिंग कहीं है। बिल्कुल सुनील नप्रभात, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि मास्क होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। बस एक छोटा सा अपडेट आपसे जल्दी से, लेकिन ऐसे में पॉसिबल कैसे होगा जहां पर अनलॉक 5 में हर चीज खुल चुकी है, हर चीज पहले की तरह नॉर्मल हो गई है? जल्दी से इस पर अपडेट। देखिए कंचन,
देखिए कंचन, यही हाईकोर्ट ने इसी बात पर आपत्ति जताई है और राज्य सरकार को 21 अक्टूबर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि वो क्यों नहीं, जो निगरानी समितियों ने कहा था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क उनको पहनाया जाए, लोग क्यों नहीं इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन मास्क अधिकतर गले में लटके हुए आपको मिलेंगे। और कमोबेश यही हालत हर उस सार्वजनिक स्पेस की है जहाँ पर थोड़े बहुत भी लोग इकट्ठा होते हैं। तो यही निगरानी समिति की कंप्लेंट है और यही हाईकोर्ट का कहना है कि आखिर क्यों नहीं इनका बेहद सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इसके चलते ओके, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात। तो सख्ती के साथ पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है, यही एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी अब अनलॉक 5 में हर चीज पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं हम रुद्रपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर मंत्री विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक मंत्री 3 विधायक समेत 16 पर यह गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सेशन कोर्ट का यह आदेश है, 2012 का मामला है। बताया जा रहा है कि हाईवे जैम करने के मामले में सेशन कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। अब कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ NBW जारी हुआ है। विधायक आदेश चौहान, राजकुमार ठकुराल, हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ भी NBW जारी हुआ है। वहीं आपको बताएं कि स्पेशल टीम बनाकर 16 आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को 23 अक्टूबर तक पेश करने के लिए भी आदेश दिए हैं। और अब आपको यहां भी जानकारी दे दें कि किशोरी को अगवा करने के विरोध में हाईवे को जैम किया गया था। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी शैलेंद्र नेगी से, फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी, ये हम जो बात कर रहे हैं ये मंत्री विधायक पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है, आप दर्शकों को एक बार ये पूरा मामला विस्तार से बताइए कि 2012 का मामला है ये। देखिए, बिल्कुल ये कई साल पुराना मामला है, लेकिन सरकार ने इसे वापस लेने की भी कोशिश की थी और सरकार ने फैसला लिया था कि मंत्रियों विधायकों समेत जो 16 लोगों पर जो मुकदमा हुआ है उसे सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया था। लेकिन सेशन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये लोग जिला अदालत की शरण में गए थे सभी आरोपी। लेकिन जिला अदालत ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया सरकार के फैसले को और कहा कि जो मुकदमा है वो जारी रहेगा। और यही वजह है कि सेशन कोर्ट ने कल ये आदेश जारी किया है कि इनकी सबकी गिरफ्तारी की जाए और बाकायदा नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाए, क्योंकि लगातार कोर्ट इनको कोर्ट में पेश होने के आदेश दे रही थी। ये लगातार सम्मन जारी किए जा रहे थे लेकिन ये पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट यानी गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसके बाद पुलिस के जो ASP हैं काशीपुर के, उनको निर्देश दिया गया है कि वो इनको पेश करें, 23 अक्टूबर तक इनको पेश करें और विशेष टीम का गठन करें। लेकिन इसके बाद भी एक कानूनी ऑप्शन इन सारे आरोपियों के पास बचता है कि हाईकोर्ट की शरण में जाएं और वहां से एक अंतरिम रिलीफ इनको वहां से मिल सकती है। अगर हाईकोर्ट चाहे तो इससे दे सकता है, ये इनके पास एक रास्ता है अभी फिलहाल इससे बचने का। लेकिन फिलहाल इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर तक पेश करना है, यानी 23 अक्टूबर से पहले पहले सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करना होगा। तो ऐसे में अगर ये हाईकोर्ट की शरण में नहीं जाते हैं, कोई लीगल एक्शन अपने लिए नहीं तलाशते हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन एक पुराने मामले में, एक राजनीतिक मामले में जो गिरफ्तारी है, उससे पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। क्योंकि मैं बता दूं कि अभी 3 विधायकों, एक पूर्व सांसद और एक मंत्री जो वर्तमान मंत्री हैं, बिल्कुल, तो इस पूरे तलवार है हाँ बिल्कुल, इस अपडेट के साथ तो पूरा मामला गरमाना लाजमी है। शैलेंद्र नेगी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि राज्य में नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लग सकता है। अब सोर्सेज बता रहे हैं कि राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला फिलहाल टाला जा सकता है। उत्तराखंड से खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। अभी तक ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कोई रिस्क ना लेने पर रणनीति के लिए भी बीजेपी नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम तारीख तक इसका वेट करने वाली है। हालांकि सीएम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्र का इंतजार करना पड़े इसके लिए। हालांकि बीजेपी के कई विधायक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। विधायक गणेश जोशी भी मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। गणेश जोशी कहते हैं कि यदि मेरिट के आधार पर फैसला हुआ तो उनका मंत्री बनना तो तय है। बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग में मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए थे कि कैबिनेट मीटिंग होने के बाद दूसरे दिन मंत्री विधानसभा स्थिति अपने ऑफिस में बैठकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। लेकिन बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद गुरुवार को सिर्फ और सिर्फ 2 ही मंत्री
यशपाल आर्य और अरविंद पांडे पार्टी कोर ग्रुप के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विधानसभा स्थित अपने ऑफिसों में बैठे हुए नजर आए। यह अलग बात है कि दोनों ही मंत्रियों के पास नाम मात्र के ही फरियादी रहे। और आइए अब आपको बताते हैं कि डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई ये अपडेट, जिसमें प्रदेश में डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कब खुलेंगे, इस पर एक फाइनल फैसला इस हफ्ते में आ जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से मुलाकात कर चुके हैं। डायरेक्टर भी उस मीटिंग में शामिल थे। सभी की ओर से कॉलेजेस खोलने की राय ली गई है। मीटिंग में सभी कुलपतियों ने कॉलेज खोलने पर सहमति जताई है, जिसके बाद मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि 2-3 दिन में मुख्यमंत्री से इस पर बात करके एक फाइनल मोहर लगाएंगे। कॉलेज खोलने को लेकर एक अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि इस बार टॉप कॉलेजेस की रेटिंग में सभी कॉलेज अप्लाई करेंगे। उत्तराखंड के 10 विश्वविद्यालयों को देश की टॉप रैंकिंग में लाने का लक्ष्य उच्च शिक्षा विभाग में चल रहा है। देखिए, सबकी राय ये है कि कॉलेज खुलने चाहिए और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खुलने चाहिए। और कल परसों हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के, क्योंकि सबके सुझाव आ गए हैं। उत्तराखंड में 2 नवंबर से प्राइवेट और सरकारी स्कूल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन नियम शर्तों के साथ खुलने जा रहे इन स्कूल्स में पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। अब पेरेंट्स एसोसिएशन को ऑनलाइन विकल्प रिस्क से बेहतर नजर आ रहा है, स्कूल जाने के रिस्क से बेहतर नजर आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट और प्रोग्रेसिव स्कूल से जुड़े हुए 170 स्कूल अपनी 6 मांग राज्य सरकार को भेज चुके हैं, जिसमें स्कूल ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन चलाने के मोड में नहीं है। उनका मानना है कि ये मुमकिन नहीं है। टीचर्स 8 घंटे स्कूल में क्लास लें और फिर 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। केदारनाथ हेली सर्विस की बात करेंगे, जो एक बार फिर से ब्लैक टिकटिंग को लेकर विवादों में आ चुकी है। केदारनाथ हेली सर्विस के लिए केवल GMVN के पास ही परमिशन है और GMVN को टिकट बुक करने की परमिशन जो है, इसके मुताबिक 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन टिकट की सुविधा है बुक करने की। लेकिन कुछ हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं और अपने टिकट्स बेच रही हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद अब GMVN ने टीम गठित करके एक हेलीपैड पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। हेली ऑपरेटर के लिए टिकट बुकिंग एजेंसी के रूप में नामित हुई है। तो इसमें GMVN की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड बने हुए हैं और हम फ्लाइंग स्क्वाड से इसको चेक करवाएंगे कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई होगी तो हम यूकाडा को इस पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। वेलकम बैक, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पिथौरागढ़ से खबर ब्रेक के बाद, जहां पर पबदेव इलाके में लगातार हो रहे लेपर्ड के हमलों के बाद अब विभाग भी सतर्क हो गया है और सख्ते में आ चुका है। एक हफ्ते पहले ही वन विभाग ने इस इलाके में एक लेपर्ड को मार गिराया था, लेकिन फिर से बीते रोज एक महिला को लेपर्ड ने अपना निवाला बना लिया है। लेपर्ड के हमलों में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने इस पिंजरे को आपको दिखाएंगे, पिंजरे को यहाँ पर लगाया। ये देखिए, पिंजरा आपके सामने है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने पिथौरागढ़ से। लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लगातार लेपर्ड के हमलों को लेकर लोगों में आक्रोश है। अभी कैमरा ट्रैप लगा रहे हैं, गुलदार की गतिविधि को चेक कर रहे हैं और पिंजड़ा स्थापित कर रहे हैं ताकि गुलदार को ट्रैप कर सके और पहले ये मालूम चल सके कि वास्तव में इस तरह का गुलदार जो जनहानि कर रहा है यदि कोई मौजूद है, उसके बारे में पता लगा रहे हैं। टिहरी की नरेंद्र नगर में गुलदार की दहशत बरकरार है। हालांकि शिकारी दल आदमखोर गुलदार को मारने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सलड्योगी गांव में फिर से गुलदार देखे जाने से लोग डरे हुए हैं। पिछले दिन यहां पर गुलदार के द्वारा 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया गया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को शिकारी दल के द्वारा गुलदार को मार दिया गया था। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि अभी भी इस इलाके में एक गुलदार घूम रहा है।
एक महिला के ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन स्थानीय लोगों के शोर मचाने के बाद वो गुलदार भाग गया। अगली खबर वन विभाग से जुड़ी हुई और हरिद्वार के रसियाबड़ रेंज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक हाथी को रेडियो कॉलर लगाया गया है। दिखाएंगे आपको तस्वीरें। ये हाथी उत्पादी हाथियों के झुंड का सरदार है, आपको यहां बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। कुंभ मेले के चलते 10 हाथियों में रेडियो कॉलर लगाया गया है। रेडियो कॉलर करने के बाद हाथी को सकुशल जंगल में छोड़ दिया गया। रेडियो कॉलर लगाने से अब हाथी की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। माफ कीजिए, कल से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और पहले ही दिन यहां पर पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह। पहले ही दिन बुकिंग फुल रही। रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। पार्क का बिजरानी जोन पहले ही दिन पर्यटकों से फुल है। यहाँ पहुँचे सैलानी बाघ की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। हालांकि लंबे समय बाद टूरिस्टों को देखकर वन्य जीव खासे आक्रामक दिख रहे हैं। बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ का जिम कॉर्बेट का, और फर्स्ट ओपनिंग पे मैं यहाँ आई हूँ। तो बस यही है कि हमें टाइगर देखने को मिले और बच्चे भी एक्साइटेड होंगे कि हाँ टाइगर दिख गया। सेम मेरा भी है, मेरी डॉटर है, बहुत छोटी है अभी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उसको मैं बता सकूँगी कि आप फर्स्ट डे यहाँ आए थे जिम कॉर्बेट में और फर्स्ट डे आपको टाइगर देखने को मिला। टाइगर एंड लेपर्ड, एलिफेंट्स कुछ देखने को मिले हमें, यही होप लेकर आए हम यहाँ पर आज। कैसा लगा आपको यहाँ पे? सर यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद कहीं घूमने को मिला हमें यहाँ। कॉर्बेट का बिजरानी जोन सैलानियों में बहुत लोकप्रिय है। इसके खुलते ही यहाँ सैलानी उमड़ पड़े हैं। यहाँ बाघों का रोमांच पर्यटकों को खींच लाता है। कॉर्बेट के इतिहास में पहली बार 15 अक्टूबर से ही नाइट स्टे की सुविधा भी शुरू हो गई है। हालांकि पार्क का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। अच्छा, एक समाचार है कि हमारे सारे नाइट स्टे जो हैं वो फुल हैं, सारे रूम फुल हैं और दिन में डे विजिट की जितने भी जिप्सियाँ अलाउड हैं सब फुल हैं और पर्यटकों में भारी उत्साह है, क्योंकि 18 मार्च के बाद से बहुत एक लंबे अंतराल के बाद यह गेट खुल रहा है। लंबे समय बाद खुल रहे कॉर्बेट पार्क में आए सैलानियों से जहां पार्क गुलजार होने लगा है, वहीं सैलानियों को देख पर्यटन कारोबारियों की बाँचें भी खिली हुई हैं। आइए बात करते हैं सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए। उनके लिए जल्द ही एक सुनहरा मौका सामने आने वाला है। इस साल के दिसंबर महीने में कोटद्वार में आर्मी भर्ती रैली ओपन की जा रही है, जिसमें गढ़वाल के युवाओं को भर्ती होने का मौका मिलेगा। भर्ती को लेकर आर्मी की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी भर्ती की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। दिसंबर में अभी ये रैली प्रस्तावित है, हालांकि अभी अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है, किंतु इसके क्रम में जो भी वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो शौचालय हैं या अन्य जो कोरोना के दृष्टिगत जो एक अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है, उसके बारे में हमारी उनसे चर्चा हुई है और शीघ्र ही वहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर लिया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें उत्तर प्रदेश से।